Hey guys, welcome to India's largest and most impactful live online tutoring platform, that is Physics Wala. So my dear kids, I am your friend and mentor Sunil on the other side. तो मैं आपकी केमिस्ट्री की इस मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा यहां पर फिजिक्स वाला में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको बहुत डिफरेंट पेडागोजी फ्लोज देखने के लिए मिलेंगे, कंटेंट एनसीईआरटी से बहुत ऊपर लेवल का, रिच लेवल का मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो आज की हमारी इस प्यारी सी खतरनाक सी जर्नी को हम लोग प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सुनील सर क्या पढ़ाने वाले हैं आज आप? देखिए बच्चा लोग, आप लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसको एक ही शॉट में अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। सर किस फॉर्मेट में, किस वे में, कैसे चीजें चलेंगी बताइए, ध्यान से देखिएगा। नॉलेज राइट फ्लो क्या रहने वाला है, देखिए। इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, प्रैक्टिस आपकी होगी, टेस्ट करूंगा नॉलेज, फिर एक्सप्लेन करूंगा हाई लेवल पे, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम बात करेंगे यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, सारी चीजें बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक, जो उसके टाइप्स होते हैं, यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ये बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि प्लास्टिक क्या पॉलीमर का टाइप है या नहीं है, फाइबर्स क्या पॉलीमर का टाइप है या नहीं है, ये सारे मिसकंसेप्शन आप होल्ड करके रखिए, मैं क्लियर करूंगा आज, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो क्वेश्चन के थ्रू मैं चीजें कवर कराऊंगा, पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा अच्छे लेवल पे। क्वेश्चन देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका क्या, जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको स्क्रीन को स्टॉप करना है और आंसर करने की कोशिश करनी है, टाइम बचेगा। सो आइडेंटिफाई द फाइबर दैट इज नॉट सिंथेसाइज्ड विद केमिकल बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है लिनन। अब सर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो आप लोगों ने फाइबर्स को पढ़ा है, क्लास 6th में पढ़ा है, क्लास 7th में पढ़ा है। क्लास 6th में अपन प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, क्लास 7th में हम एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चा लोग, जब इस चीज की हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरीके के फाइबर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। पहले होते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं सेमी सिंथेटिक और तीसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेचुरल में भी आपके पास 2 कैटेगरी आती है, एक होते हैं आपके पास एनिमल फाइबर और एक आपके पास होते हैं प्लांट फाइबर, ठीक है। तो पहले तो नेचर से ऑब्टेन्ड, और इतना समझ में आ गया कि भाई प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स होंगे। ये एनिमल से ऑब्टेन होने वाले फाइबर क्लास 7th में मेरे प्यारे बच्चों ने पढ़ा है, सिल्क एंड वुल एटसेट्रा, और भी फाइबर्स हमें मिल सकते हैं। इसकी अगर प्लांट फाइबर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कॉटन बॉल से कॉटन फाइबर मिलते हैं। ब्लैक सॉइल में आपकी कॉटन की फसल उगती है, कॉटन बॉल्स बर्स्ट करते हैं, उसमें से आपको कॉटन के सीड्स और आप फाइबर को अलग करते हैं, गिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं। क्लास 6 को रिवाइज कीजिए प्यारे बच्चों। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको जूट मिलता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, रॉटिंग प्रोसेस करवाते हैं हम लोग। उसके बाद, मैंने रॉटनिंग नहीं बोला, मैंने रॉटिंग कहा है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आपके पास हुई बात लिनन की एटसेट्रा। तो सुनील सर ये सारे फाइबर्स हमें कहां से मिलते हैं? ये सारे के सारे फाइबर्स हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। लिनन की बात की जाए तो स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट, क्या स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। तो नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं प्यारे बच्चों। बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की, लेकिन उससे पहले आपको सिंथेटिक क्लियर कर देता हूं। सिंथेटिक का मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक या फिर मैनमेड, भाई ऐसे जो कि हमने बनाए हो थ्रू केमिकल्स। भाई इंसान बना रहा है उसको, कौन बना रहा है? इंसान बना रहे हैं, हम और आप जैसे लोग इन फाइबर्स को प्यारे बच्चों बना रहे हैं, है ना। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब सुनील सर इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं बेटा, नायलॉन सबसे फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। नायलॉन हो गया आपके पास, एक्रेलिक हो गया आपके पास, बहुत सारे फाइबर्स हैं आपके पास, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी आपको नेचर से मिल रहे हैं, है ना। सॉरी, जो भी आप लोग बना रहे हैं दैट इज सिंथेटिक। तो आप इनको केमिकल्स के थ्रू सिंथेसाइज करते हैं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर आपको 15 मिलेगा, पॉलीमर्स, जहां पर अपन इसको डिटेल में बात करेंगे। तो सेमी सिंथेटिक क्या है फिर? ये तो आपने अलग ही गेम खेल दिया सुनील सर, ये क्या है फिर? ये कैटेगरी तो हमने कभी सुनी ही नहीं थी बेटा। जब आप नेचुरल चीज का, जब आप किसी नेचुरल चीज का
क्या करें, केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को अच्छी तरीके से। प्यारे बच्चों, मैं क्या करवा रहा हूं, केमिकल ट्रीटमेंट करा रहा हूं, और अगर मुझे कोई फाइबर मिलेगा तो वो फाइबर मेरा कहलाएगा सेमी सिंथेटिक। आई होप मैं आपको ये बात क्लियर कर पा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन द सोर्स, मतलब कैसे मिल रहे हैं, क्या है सोर्स उनका। तो नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, इसमें प्लांट और एनिमल फाइबर आपको क्लियर हो गए हैं, सिंथेटिक आपको क्लियर हो गए, सेमी सिंथेटिक क्लियर हो गया। एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। रेयॉन की बात करते हैं, तो रेयॉन क्या है, जो आपका वुड पल्प होता है ना, वुड पल्प होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है सुनील सर, उसमें हमारे पास होता है सेलुलोज। इसी का केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं जब हम, ऑन केमिकल ट्रीटमेंट, ऑन केमिकल ट्रीटमेंट इट फॉर्म्स सेलुलोज एसीटेट। और इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, क्या हमें ये नाम याद रखना है? रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉलेज के लिए है। इसको हम लोग बोलते हैं रेयॉन। क्या बोलते हैं? रेयॉन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को लगता होगा कि सर ये सिंथेटिक कैटेगरी में, लेकिन ये सिंथेटिक नहीं है। नेचुरल चीज को आप लेके केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, मतलब आधा तो नेचुरल था, आपने केमिकल ट्रीटमेंट करा के फाइनल प्रोडक्ट बनाया, सो दैट इज सेमी सिंथेटिक। आई होप मैं आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर कर पा रहा हूं। तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से ही अच्छी तरीके से मिल गया होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेस्ड ऑन द सोर्स, सुनील सर हमको बहुत अच्छी तरीके से अब क्लियर हो चुका है। कोई हमसे पूछेगा रेयॉन क्या, तो हम बता देंगे सेमी सिंथेटिक है। रेयॉन का अनदर नेम क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, कॉमन नेम है इसका एक, रेयॉन का बहुत फेमस नाम है, ट्राई कीजिएगा जानने की इसको, ठीक है। मैं चाहता हूं एंगेजमेंट आप लोग बढ़ाए अपना, इसीलिए चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बोल रहा हूं आंसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे पहचानिए प्यारे बच्चों। कह रहा है आई एम द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फाइबर, मतलब मैं पहला सिंथेटिक फाइबर हूं बच्चों, एंड वॉज फर्स्ट मार्केटेड इन द सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंडन। सबसे पहले मुझे मार्केट किया गया था न्यूयॉर्क एंड लंदन में। तो क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? बहुत आसान है, देखिए कैसे। मेरे को ज्यादा इसमें एफर्ट मारने की बच्चों जरूरत ही नहीं है। क्यों? देखो NYLON क्या बन गया, क्या बन गया? नायलॉन, है ना। क्यूट क्यूट बच्चों को सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी प्यारे प्यारे बच्चे, सुंदर कन्याएं, सभी को समझ में आ रहा होगा नायलॉन। तो सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फाइबर आपका कौन सा था बच्चों? याद हो गया आपको, नायलॉन। किसने बनाया था वो है मजेदार बात। तो ड्यूपॉन्ट नाम की एक कंपनी थी जिसने 1927 में फर्स्ट रिसर्च किया था इसके ऊपर। क्या किया था? फर्स्ट रिसर्च इन्होंने किया था 1927 में, ठीक है। और 1938 ये ईयर था जब आपका ये मार्केट किया गया था सबसे पहले। 1935 में बन चुका था, 1938 वो ईयर था जब इसको मार्केट किया गया था, मतलब बेचा गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ठीक है। तो ये आपका पहला ऐसा फाइबर है जो कि आपका विदाउट एनी नेचुरल मटेरियल, ये केमिकल सिंथेसिस के थ्रू बनाया गया था, और इसको हम बोलते हैं नायलॉन। क्या बोलते हैं बेटा? नायलॉन कहते हैं। सो दैट इज अ प्योर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब इसको आप कहां यूज करते हैं सुनील सर? तो देखिए ये पैराशूट जो है आपका, है ना, यहां पर आप इसको यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ नायलॉन। उसके बाद आपके टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं बच्चे, ये जो आपके टूथब्रश करते हैं ना सुबह, हैं कोलगेट लेके ऐसे दांत को चमकाते हो, तो ब्रश लेके जो आप जो करते हो ना, ये जो टूथब्रश के ब्रिसल्स हैं, यानी जो इसके दांत है, ये टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये किससे बना हुआ है? ये आपके नायलॉन से बने हुए रहते हैं। उसके बाद ये जो आपको क्लाइंबिंग रोप्स देखने के लिए मिल रही है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंबिंग रोप्स, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स जो होती है आपकी, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मल, ये वाली तो घर में भी मिलती है। जो रॉक क्लाइंबिंग रोप्स होती है वो थोड़ी और आपकी मोटी होती है, बट आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने ये फोटो दिखाया। तो ये आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मटेरियल है बहुत स्ट्रांग नहीं होगा। भाई आप पत्थरों पे चढ़ रहे हैं और आप नायलॉन की रस्सी से चढ़ रहे हैं, आप पैराशूट से नीचे आ रहे हैं,
आपका वो नायलॉन से बना हुआ है, तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कि वो बेटा बेटा क्या होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। सभी को यहां तक बात क्लियर हो रही होगी, है ना? तो नायलॉन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हमें सुनील सर ने दिया कि ड्यूपॉन्ट ने बनाया था 1927 में, 1935 में बन गया था, फर्स्ट मार्केट किया था 1938 में। कौन सी सिटी में? न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, वहां से नाम आ गया नायलॉन। यूजेस एक बार में सुनील सर ने याद करवा दिया हमको। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को बताओ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक दबा देना, लाइक कर देना टक, और शेयर कर देना, ठीक है? कंटेंट कह रहा हूं ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, देखना, ट्राई करते जाना पूरे सेशन के लेक्चर को, पूरे लेक्चर के कंटेंट को ट्राई करते जाना। और फ्लो कौन सा है? क्यूरियोसिटी प्रॉम्प्टर फ्लो कहते हैं इसको, ठीक है? सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू विच नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स? ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहां पर नहीं यूज हो रही है नायलॉन की टू मेक दी पैराशूट, ये आपको बताना है। स्क्रीन पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर अगर मैं आपको करेक्ट आंसर की बात करूं तो वो हो जाएगा रिंकल रेजिस्टेंट। अब आप बोलोगे सुनील सर रिंकल रेजिस्टेंट का यहां पे क्या काम है ना? बिल्कुल सही बात, मैं भी तो ये कह रहा हूं क्या काम है। कुछ बच्चों को लगेगा रिंकल रेजिस्टेंट है ही नहीं, तो सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। देखिए, क्या ये चारों प्रॉपर्टीज नाइलॉन में है? ए, बी, सी एंड डी, ऑल 4 प्रॉपर्टीज। नाइलॉन हैज ऑल 4 प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? नाइलॉन हैज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, नाइलॉन हैज। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी है नाइलॉन में। देखिए, उसकी स्ट्रेंथ वेरी गुड, और स्ट्रेंथ अच्छी है इसीलिए तो आप पैराशूट नाइलॉन का बना रहे हो, ताकि नहीं तो ऐसा तो नहीं थैली का बना दोगे, पॉलीथीन का बना दोगे, आओ नीचे, आपका वजन झेल पाएगा क्या? वो नहीं झेल पाएगा। कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, गुड, बहुत बढ़िया है, सही है। इलास्टिसिटी, यस इट्स वेरी गुड, इलास्टिक मटेरियल है। इलास्टिक है तो क्या है कि खिंच भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, खिंचेगा वापस अपनी ओरिजिनल शेप लेने की कोशिश करेगा, इलास्टिक है तो बहुत अच्छी बात है। कॉस्ट, देखिए आपके सिंथेटिक फाइबर्स सारे के सारे इकोनॉमिकल होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आपको महंगे पड़ते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आपके बहुत सस्ते होते हैं। बिकॉज नेचुरल फाइबर्स में आपको प्रोसेसिंग बहुत करनी पड़ती है, उनको साफ करना, वो सारी चीजों के ट्रीटमेंट आपको बहुत कॉस्टली बना देते हैं उस फाइबर को, ठीक है? यहां पर क्या केमिकल सिंथेसिस हो रहा है और सीधे सीधे बन रही है चीज, आपके पास डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है। अब आप कहोगे सर रिंकल रेजिस्टेंट भी तो है वो, मुझे ये बात बताओ, क्या रिंकल रेजिस्टेंट होना मेरे पैराशूट के लिए जरूरी है क्या? भाई वो अगर पैराशूट में सल भी पड़ रहे हैं, सल मतलब रिंकल्स, सल पड़ रहे हैं तो मेरे को दिक्कत क्या है? पढ़ने दो। क्या इस प्रॉपर्टी की वजह से मैंने नायलॉन को चूज किया? नहीं। नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट, अग्री, बट क्या नायलॉन रिंकल रेजिस्टेंट है इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पैराशूट में रिंकल नहीं होने चाहिए तो मैं नायलॉन सा बनाऊंगा? ऐसा तो नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नायलॉन में है, बट इस वजह से मैंने ये नहीं किया कि मैं पैराशूट में नायलॉन को यूज करूंगा। आप बात को समझिए, इसमें ये खूबी है, लेकिन ये खूबी मुझे पैराशूट बनाने के लिए नहीं चाहिए। मुझे पैराशूट बनाने के लिए चाहिए था कि मटेरियल स्ट्रांग हो, इलास्टिक हो, सस्ता हो। स्ट्रांग, इलास्टिक, सस्ता, सस्ता सुंदर टिकाऊ बढ़िया मटेरियल कौन है? नायलॉन। ले लिया। लेकिन यहां पे इस प्रॉपर्टी की मुझे जरूरत नहीं थी, ठीक है बेटा? आई होप मैं आप सारे प्यारे बच्चों को यह चीज भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा पा रहा हूं। एक और प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कि नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज लस्ट्रस। नायलॉन जो होता है वो कैसा होता है? नायलॉन इज लस्ट्रस। अब आप कहेंगे लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी सरफेस होती है, चमकीला होता है। टूथब्रश के ब्रिसल्स देखिए आप, ये जो रोप क्लाइंबिंग जो रोप्स आती है इनको देखिए, थोड़ी सी चमकीली होगी। लस्ट्रस का मतलब होता है जिसका सरफेस शाइनी हो, बिकॉज वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चमकीला सरफेस हो, शाइनी, तो लस्ट्रस होता है नायलॉन। तो हमें पता चल गया वो स्ट्रांग है, इलास्टिक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इकोनॉमिकल है, सस्ता है, रिंकल रेजिस्टेंट है और लस्ट्रस है। समझ में आ गया नहीं आया? चलिए आगे की दौड़ लगाएंगे जल्दी से मेरे साथ, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस देता जाऊंगा और उसी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, ठीक है? सिर्फ पढ़ाऊंगा तो कैसे पता चलेगा आपको कितना आता है? जल्दी से देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे प्यारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, X is a natural fiber while Y is a synthetic fiber। ध्यान से सुनिएगा, Y is a synthetic fiber, X is a natural fiber. Now which is used as a substitute of X in making sweaters or shawls?
X is a natural fiber, Y is a synthetic fiber which is used as substitute of X in making sweaters and shawls. मतलब जो X है वो स्वेटर और शॉल बनाने के यूज आता होगा. बहुत बढ़िया. Identify X and Y and also the characteristic from the given option which allow Y to be used as a substitute for X. Y मेरा सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है. Y मेरा सिंथेटिक फाइबर है और ये कह रहे हैं कि Y की कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें ऐसी बतानी है जिस वजह से वो यूज हो रहा है इन प्लेस ऑफ X. अब मुझे इतना बताओ कि इनमें से कौन सा फाइबर तुम्हें लगता है जो नेचुरल फाइबर है और नेचुरल फाइबर होने के साथ साथ वो तुम्हारा स्वेटर्स एंड शॉल्स बनाने के काम में आता है. ठीक है, तो यहां पर मुझे एक्स दिखाई दे रहा है वुल, यहां पे एक्स दिखाई दे रहा है वुल, यहां पे एक्स दिखाई दे रहा है वुल और एक्स दिखाई दे रहा है कॉटन. ठीक है, तो यहां पर तो ये सब चीजें जम रही है एक्स वाली. वाई वाली चीज पे चलते हैं. पॉलिस्टर, एक्रेलिक, एक्रेलिक, एक्रेलिक. ठीक है ना. तो यार वुल और एक्रेलिक तो बन सकता है, ये भी बन सकता है, पॉलिस्टर नहीं बनेगा. इजीली अवेलेबल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है क्या? इलास्टिक हो सकता है क्या? एब्जॉर्ब स्वेट, सिंथेटिक फाइबर कभी स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं क्या? ये तो गलत ही हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया, ये तो बाय बाय कर दो. इलास्टिक होने की वजह से मैं उसको यूज कर रहा हूं, डजंट मेक एनी सेंस. वुल है, एक्रेलिक है, कॉस्ट है, सस्ता है. हाँ, ये ऑप्शन बन सकता है, सस्ता है इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वुल बहुत महंगी पड़ती है. अगर आपने क्लास 7th पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब वुल को हम लोग बिल्कुल फाइनल वुल लेके आते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस, हम 6 to 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं, बहुत महंगी पड़ जाती है. एक्रेलिक उसका एक सब्स्टिट्यूट है, इस वजह से क्या है वो कॉस्ट इफेक्टिव है प्यारे बच्चों, इसीलिए हमारे पास आंसर इसका ये होगा. ध्यान से समझिए, वुल जो है वो एक नेचुरल फाइबर है, एक्रेलिक जो है वो उसी का एक सब्स्टिट्यूट है, सिंथेटिक फाइबर है और कॉस्ट इफेक्टिव है. मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे बताऊंगा. कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, इसी वजह से हम उसको यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, एक्रेलिक का और नाम क्या होता है सुनील सर? एक्रेलिक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है ऑरलॉन, ये भी इसका एक और नाम है. और ये पॉलीमर जो है इसको हम बोलते हैं पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल. ठीक है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल. मैं फॉर्मूला भी बता सकता हूं लेकिन उसका आपको अभी कोई सेंस नहीं है. ठीक है ना, ये है. सो दैट इज एक्चुअली दी पॉलीमर. पॉलीमर क्या होता है सुनील सर? मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में. ये मेरी टीचिंग फ्लो ऐसी है जहां पर मैं आपके सारे मिसकंसेप्शंस धीरे धीरे क्लियर करता जाऊंगा, सारे टॉपिक आपके दिमाग में डालता जाऊंगा. तो एक्रेलिक का अनदर नेम क्या है? ऑरलॉन. ये एक पॉलीमर है जो है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल. ठीक है, पर अभी हमें उसके फॉर्मूला C3H3N होल्ड N उसके बारे में जानने की जरूरत हमें नहीं है. सुनील सर ये हमें चीजें समझ में नहीं आ रही थोड़ी, ये कॉस्ट क्या है, ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस जो हैं क्या वो समझा सकते हैं? बिल्कुल समझाएंगे, आइए देखिए हम आपको समझाते हैं. एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आपको डिफरेंसेस क्लियर करते जाएंगे. तो मैंने अपने ही नाम पे क्वेश्चन बनाया है, ध्यान से सुनिएगा. ये क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूं और मैं फिर आपको सारी चीजें बताऊंगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो अच्छे से देखिएगा उसको. ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. पहले, Sunil was wearing a kurta made from fabric X and he observed that the kurta wrinkles easily. देखिए wrinkles आ रहे मतलब सल पड़ जा रहे हैं. Identify X from the given options. देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि नायलॉन जो है रिंकल रेजिस्टेंट होता है, ये तो नहीं होगा. नायलॉन रिंकल रेजिस्टेंट है, नहीं होगा. रेयन, क्या रेयन में सल पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं पड़ते, सेमी सिंथेटिक फाइबर, इसमें सल नहीं पड़ेंगे. पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर, इसमें भी सल नहीं पड़ेंगे. बचा कौन सा? बचा आपके पास प्यारे बच्चों एक ही फाइबर बचा, दैट इज लिनन. नेचुरल फाइबर में सल पड़ते हैं सर, ये पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे, 2 मिनट रुकिएगा ध्यान से. आंसर हो गया बच्चों लिनन. मतलब एक चीज हमको यहां से क्लियर हो रही है कि नेचुरल फाइबर्स में सल पड़ जाते हैं लेकिन आपके सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक फाइबर्स में सल नहीं पड़ते, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं वो. सल पड़ना, सल पड़ जाता है ना, प्रेस करते हो फिर सही हो जाता है सब कुछ. इसके पीछे भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. सुनील सर प्रेस करने से क्या होता है? सोचिए आप हीट दे रहे हैं तो उन फाइबर्स को क्या हो रहा है? क्या उनमें कुछ बॉन्डिंग चेंज हो रही है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो रहा है? ट्राई टू थिंक इनटू दैट डायमेंशन, मजा आएगा. ये कुछ सेम केमिस्ट्री आपके जब बाल किसी का कर्ली हेयर होते हैं आप उनको है ना स्ट्रेट करते हो तो कुछ ऐसा ही होता है वहां पे. ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा, मजा आएगा. आगे चलते हैं. द सिमिलैरिटी बिटवीन कॉटन एंड आर्टिफिशियल सिल्क. सर आप बता तो रही नहीं हो डिफरेंस. बताऊंगा सारे बताऊंगा, चीजें क्लियर करूं. मैं एक चीज आपको क्लियर करके जाऊंगा आज की क्लास में.
इसको अटेम्प्ट कीजिए। द सिमिलैरिटी बिटवीन कॉटन एंड आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए कॉटन क्या है, कॉटन इज मेड अप ऑफ अ पॉलीमर दैट इज नोन एज सेलुलोज। मतलब 99% आप मान लीजिए सेलुलोज से ही बना हुआ है। और ये तो पॉलीमर हो गया, सेलुलोज क्या है बेटा, पॉलीमर हो गया। इसकी मोनोमर यूनिट्स क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है बेटा, इसकी मोनोमर यूनिट्स है। बताऊंगा मैं मोनोमर क्या होता है, ठीक है ना। मोनोमर यूनिट्स कंबाइन करके पॉलीमर बनाते हैं। कैसे बनता है, क्या बनता है, हम धीरे धीरे सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो 99% सेलुलोज है, इतना तो सर मुझे क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं किसको, रेयॉन को। मैंने आपको बोला था आंसर चैट सेक्शन में डालिएगा। और अभी मैं आपको बताता हूं आर्टिफिशियल सिल्क क्या है बेटा, रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क। कॉटन क्या है, 99% सेलुलोज है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज। मजे की बात यह है कि रेयॉन के अंदर आप क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वुड पल्प, ठीक है, इट कंटेन्स सेलुलोज। फिर इसका करेंगे क्या, केमिकल ट्रीटमेंट। तो क्या कॉमन आया सुनील सर, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे। बोथ आर सेलुलोज पॉलीमर्स। क्लियर हुई कि नहीं ये बात। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने नहीं किए, वो मैं करवा रहा हूं और मैं रिवीजन भी करा रहा हूं। देखो कॉटन इज मेड अप ऑफ 99% सेलुलोज, मोनोमर यूनिट्स है ग्लूकोज। एनसीईआरटी में एक छोटा सा डब्बा बना है, सेकंड पेज पे वहां दिया हुआ है ये। आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयॉन। वुड पल्प का हम केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, वुड पल्प इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, केमिकल ट्रीटमेंट कराया, सेलुलोज एसीटेट मिलेगा। दोनों क्या है, सेलुलोज पॉलीमर्स हैं। क्लियर हो गया। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। ये आंसर हमको आ गया सुनील सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अब आपको एक एक एडवांटेज क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका एक एक एडवांटेज मैं आपको क्लियर करूंगा। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ओवर द नेचुरल फाइबर्स, क्या एडवांटेज है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, स्ट्रॉन्गर एंड हेंस ड्यूरेबल देन द नेचुरल फाइबर्स। अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स को कंपेयर करेंगे, सो योर सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल फाइबर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब ज्यादा टिकाऊ होते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर फाइबर्स है। आप धोगे, करोगे, पटकोगे, चीजें खराब नहीं होगी, फाइबर निकलेंगे नहीं बाहर, स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्गर से आपको याद आना चाहिए नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्गर है ना। इकोनॉमिकल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो सस्ते पड़ते हैं हमको। नेचुरल फाइबर्स में क्या है कि आपकी पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, मतलब निकालो, साफ करो, बहुत सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपको वो महंगा पड़ता है। साफ सफाई करोगे महंगा पड़ेगा। सिंथेटिक में क्या है, केमिकल्स को आपको केमिकल्स के थ्रू सिंथेसाइज कराना है, मतलब उसको बनाना है, सस्ता पड़ेगा। तो इकोनॉमिकल है सुनील सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। आगे, ड्राइज इजीली ऑन वॉशिंग। नेचुरल फाइबर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब वो पानी को सोख लेते हैं, क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं अपने अंदर, है ना, और उस सोख लेते हैं तो उनको सूखने में ज्यादा वक्त लगता है। नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनके साथ ऐसा नहीं होता है, वो पानी को सोखते नहीं हैं, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। जब आप उनको सुखाएंगे तो वो जल्दी सूखेंगे एज कंपेयर टू दी वुलन। जैसे आपने देखोगा ना कि वुलन क्लोथ को सूखने में बहुत टाइम लगता है, नेचुरल फाइबर भाई पानी को होल्ड करके बैठा हुआ है फाइबर्स के अंदर, ठीक है। आगे चलिए, इलास्टिक होते हैं, आपको मैंने बताया था कि आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इलास्टिक है। जैसे नायलॉन एग्जांपल दिया था मैंने, इलास्टिक मतलब आपने खींचा, आपने जब फोर्स हटाया वापस ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज इलास्टिक। अब आप बहुत ज्यादा ही लगा देंगे, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो प्लास्टिसिटी आ जाएगी। थोड़ा आगे चल के आप ये चीजों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद डज नॉट रिंकल इजीली, मैंने आपको बताया था दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। लिख लीजिए, क्या बोला सुनील सर आपने, मैंने बोला दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। तो सबसे पहला, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड हेंस ड्यूरेबल देन द नेचुरल फाइबर्स। दे आर इकोनॉमिकल, दैट्स व्हाई दे आर इकोनॉमिकल, मतलब सस्ते हुए। ड्राइज इजीली ऑन वॉशिंग, क्योंकि पानी अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। इलास्टिक है। दे डज नॉट रिंकल इजीली, रिंकल रेजिस्टेंट है। क्या मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये सारी बात क्लियर करवा पा रहा हूं? एडवांटेज मैंने आपको समझा दिया। नेचुरल फाइबर का एडवांटेज बताऊं, देखो एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स ओवर सिंथेटिक फाइबर्स, कहीं नहीं होगा ये, देखना सुनना ध्यान से। सुनील सर बताइए, देखिए आपको पता है कि नेचुरल फाइबर्स पानी को होल्ड करते हैं ना। ऐसे ही जब आपका स्वेट होता है, पसीना होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये
पर्सपीरेशन करती है। पर्सपीरेशन मतलब अपनी बॉडी से स्वेट निकालती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे। समझ रहे हैं? आपको गर्मी में पसीना क्यों आता है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो क्या करती है? पसीना निकालती है। वो पसीना क्या इवेपोरेट होता है, तो वो क्या है, क्या करेगा? हीट लेके निकल लेगा। वो सरफेस क्या है, ठंडी पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो पर्सपिरेशन होता है, ठीक है, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो अब इसमें क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप गर्मी में सिंथेटिक कपड़े पहनो, तो नहीं पहनोगे। आपको बोला जाता है कॉटन के कपड़े पहनो, कॉटन की टी शर्ट्स पहनो, है ना? क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा कॉटन वगैरह क्या करेंगे, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक बहुत बढ़िया सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो इवेपोरेट हो सके और आपके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को वो क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, बढ़िया कर सके, नॉर्मल कर सके। क्योंकि बाहर तो हीट ज्यादा है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर मान लो 48 डिग्री सेल्सियस बाहर है, आपकी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, उतना ही रहना चाहिए। 48 हो जाएगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी बॉडी के अंदर। तो पसीना निकलता है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर क्या हो, रेगुलेटेड रहे, लोअर हो। क्योंकि क्या होगा, वो पसीना उड़ेगा तो वो बॉडी की हीट लेके निकलेगा, तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा। क्लास 9th में इवेपोरेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये चीज है। तो absorb sweats and provides more surface area for evaporation of sweat, and this in turn regulates the body temperature. दूसरा, natural fibers don't cause irritation. सिंथेटिक फाइबर से क्या होता है? अब देखो, सिंथेटिक फाइबर्स अगर आप गर्मी में पहन लोगे तो पसीना तो उड़ेगा नहीं, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपको रैशेस होने लगेंगे एंड इरिटेशन होने लगेगा। फिर आप जीवन में दुखी होने लगोगे, फिर आप परेशान होने लगोगे, फिर आप उन कपड़ों को फेंक दोगे। ठीक है? तो केमिस्ट्री का इस्तेमाल कीजिए बच्चा लोग, साइंस का इस्तेमाल कीजिए और गर्मी के मौसम में आप कॉटन क्लोथ्स को पहनिए। ठीक है? तो एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर ओवर सिंथेटिक समझ में आया? एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक ओवर नेचुरल समझ में आया? दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। समझ में आई बात? इसीलिए ऐसा नहीं कि पूरी तरह सिंथेटिक पहन लो या पूरी तरह नेचुरल फाइबर्स पहन लोगे। समझ में आ रही है बात? यहां तक का कथा क्लियर हो रही है? फाइबर्स फाइबर्स का गेम क्लियर हो रहा है? चलो आगे चलेंगे। अब फिर से पहचानो कौन है ये। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? देखो, आई एम अ टाइप ऑफ अ प्लास्टिक दैट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग। मैं बिल्कुल नरम बन जाता हूं हीट करने पे। कैन बी इजीली डिफॉर्म्ड एंड मोल्डेड। आप मेरे को डिफॉर्म मतलब मेरे शेप को चेंज कर सकते हो, मुझे किसी भी शेप में ढाल सकते हो। एंड सॉलिडिफाइज अपॉन कूलिंग। मैं हूं कौन? मैं हूं डॉन। तो एक्चुअल ये क्या है, ये कौन है? इसका आंसर आपको मिलेगा, ये है आपका थर्मो। थर्मो, अब जो इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, थर्म का मतलब होता है हीट, तो ये एक्चुअली क्या है, थर्मो सॉफ्टनिंग, या आप कह सकते हैं ओनली थर्मोप्लास्टिक्स। सुनील सर ये तो डिटेल में पढ़ाइए, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। आइए आइए, आपको इसको डिटेल में, आपको इसका दीदार कराया जाए। आइए डिटेल में आपको पढ़ाया जाए इस चीज के बारे में। तो सुनील सर पढ़ाएंगे आपको प्लास्टिक्स के बारे में। अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में ये सब चीजें पढ़ी हैं, तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल करवाते हैं, पेट्रोलियम करवाते हैं, तो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से ही आपका प्लास्टिक है मिलेगा आपको। मतलब प्लास्टिक के बाद बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एंड स्टेप आपका नर्डल्स मिलते हैं आपको, है ना? तो इसके ऊपर मैं पूरा 1 घंटे का लेक्चर लेता हूं कि हमारा प्लास्टिक पेट्रोलियम से बनता कैसे है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर मैं आपके जो वन शॉट आएगा उसमें मैं ये लेक्चर लूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको प्लास्टिक कैसे बनाना सिखाया पेट्रोलियम से। ठीक है? चलिए आइए, समझदार बच्चे हैं। तो पहले तरीके के प्लास्टिक होते हैं थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, और दूसरे प्लास्टिक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या जिन्हें हम बोलते हैं थर्मोसेट्स। क्या बोला मैंने? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट्स। प्यारे बच्चे, दिल के सच्चे। अब कैन बी चेंज टू द रिक्वायर्ड शेप ऑन हीटिंग, एंड दिस कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स। कितनी बार? दिस कैन बी डन मल्टीपल टाइम्स। इसको आप कितनी भी बार करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस टन्स ऑफ टाइम्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी लोड नहीं आएगा। आप बार बार हीट करिए, डिफॉर्म करिए, मोल्ड करिए, जो रिक्वायर्ड शेप आप देना चाहते हैं दीजिए, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर इनके साथ क्या है, इनके साथ आप एक ही बार कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए, आप याद कर लेते कि इनको एक ही बार हम लोग हीट करके डिफॉर्म कर सकते हैं, दूसरी बार क्यों नहीं। मैं रीजन दूंगा, इसके पीछे साइंस है, आई विल गिव यू द रीजन, ठीक है। अभी एडवांटेज वाला सारी चीजें मैंने जो जो बोला आपको बताया कि नहीं बताया, ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। चलिए आइए, अब एक भौकाल लेवल का क्वेश्चन, बिल्कुल भौकाल, नेक्स्ट लेवल भौकाल बोल सकते हैं जिसको। इसको करने के लिए आपको स्क्रीन को पॉज करना पड़ेगा, आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी लग सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वेन डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीमर्स कैपिटल P, प्लास्टिक्स स्मॉल p एंड नेचुरल फाइबर्स कैपिटल F। इसके बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है, कौन सा करेक्ट है। वक्त लीजिए, बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत लोगों को लगता है पॉलीमर प्लास्टिक में कोई रिलेशन नहीं है, फाइबर पॉलीमर में कोई रिलेशन नहीं, सब अलग 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 है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक ही है यार। देखो कैसे मेरे यार, इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा मैं तुमको। जिसका कंसेप्ट है क्लियर, उसको वेन डायग्राम हर चीज का बनाना आता है। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, वेन डायग्राम नहीं बना सकता, ठीक है। देखो, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सोर्स। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं यहां पे, सो आई एम क्लासिफाइंग द पॉलीमर्स not on the basis of source, sorry, on the basis of force of attraction between molecules, ठीक है। सोर्स के बेसिस पे हम कर चुके हैं, है ना। फाइबर्स को हमने किया था ना, वही हमारे पॉलीमर्स का भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज फाइबर्स आर द टाइप ऑफ पॉलीमर्स। तो नाउ वी आर क्लासिफाइंग पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस बेसिस पे हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन आता है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं इलास्टोमर्स, दूसरे हमारे पास आते हैं कौन से, फाइबर्स, और तीसरे हमारे पास आते हैं प्लास्टिक्स। अब ध्यान से देखते जाइएगा, प्लास्टिक्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ पॉलीमर्स। इसमें आपके पास आते हैं थर्मोप्लास्टिक्स या फिर थर्मोसॉफ्टनिंग, और इसमें आपके पास आते हैं थर्मोसेटिंग। ये दो कैटेगरी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर से वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा सुनील सर, और बताइए आगे क्या है चीज। तो पहले तो आप हमें ये बता दीजिए पॉलीमर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप इन पे लेके जाइए। देखिए पॉलीमर, अब ये मर वो भारत वाला मर नहीं है कि तू जग मर, वो वाला मर नहीं है बेटा। देखिए ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ये दो ग्रीक टर्म्स हैं आपके पास, दोनों के दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं, जिनका मतलब क्या है। देखिए पॉली का मतलब मैं बच्चों को यही बताता हूं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना। लोग बोलते हैं मैनी, बट एक्चुअल आपको पता चलेगा तो ये है टू और मोर देन टू, ठीक है ना। जिसको आप कुछ लोग लिख देते हैं, बोलते हैं मैनी। और मर का मतलब क्या होता है, मर का मतलब होता है नॉट तू जाके मर, आइडेंटिकल यूनिट्स, मतलब एक जैसी यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो जब दो या दो से ज्यादा सेम यूनिट्स कंबाइन करेगी, मेरा पॉलीमर बनेगा। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, ये आपकी कहलाती है मोनोमर। क्या कहलाती है बेटा, ये आपकी कहलाती है मोनोमर। ये बहुत सारे मोनोमर जब कंबाइन होंगे तो बनाएंगे क्या, पॉलीमर, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक नेकलेस पहनना है, मेरी गर्लफ्रेंड है बहुत सुंदर सी, उन्होंने मुझसे कहा कि सुनील सर हमको चाहिए एक नेकलेस। अब वो तो हमको सर क्यों कहेगी, है ना, वो तो कहेगी सुनील जी एक नेकलेस लेके आइए। हम कहा चलिए चलते हैं, हम नेकलेस लेके आते हैं। हम गए दुकान पे गए तो अब इतने महंगे नेकलेस लेने की तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम गए मोतियों का नेकलेस लेंगे। नेकलेस डिफाइन थोड़ी किया था, उनका नेकलेस ले आइए। हम गए नेकलेस लेने के लिए, हम तो अपनी मर्जी से लेके आएंगे भाई, आपने थोड़ी कहा गोल्ड का चाहिए, सिल्वर का चाहिए, डायमंड का चाहिए, हम तो अपनी मर्जी से लाएंगे। हम मोतियों का ले आए। अब ये जो मोतियों का है, ये ऐसे मोती जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, समझ रहे हैं। ये एनालॉजी समझिए, ये मैडम के लिए गले का हार है। क्या है, मैडम के गले का हार है। इसका जो एक मोती है वो तो क्या कहला सकता है, वो कहला सकता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं मोनोमर। और मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा पूरा कहलाएगा पॉलीमर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी।
तो जब आप पॉलीमर्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, आप क्लासिफाई करेंगे इलास्टोमर्स, फाइबर्स और प्लास्टिक्स के अंदर। उससे पहले आपको पॉलीमर वर्ड समझ में आना चाहिए। तो पॉलीमर क्या है? ग्रीक वर्ड से मिला है पॉली एंड मर, टू और मोर देन टू यूनिट्स विच आर आइडेंटिकल एंड दीज आइडेंटिकल यूनिट्स आर नोन एज मोनोमर्स। जैसे नेकलेस आपका बन रहा है तो इसमें जो इंडिविजुअल आपका मोती है दैट इज अ मोनोमर, और कंबाइन करके पूरी ओवरऑल यूनिट क्या है? पॉलीमर। सिमिलरली सुनील सर, आपने फाइबर्स को भी तो क्लासिफाई किया था। बिल्कुल किया था बेटा, आपको आता है वो सब चीजें। नेचुरल में किया था, और किस में किया था? सेमी सिंथेटिक में किया था, और किस में किया था? बताइए, खुद ही बताइए। सिंथेटिक में किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच का, उस बेसिस पे आप इलास्टोमर्स, फाइबर्स और प्लास्टिक्स में क्लासिफाई करते हैं। ये इलास्टोमर्स क्या होते हैं सुनील सर? इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक रबर बैंड है। क्या है? मेरे पास एक रबर बैंड है। एक रबर बैंड है मेरे पास, उसको मैं ऐसे खींचता हूं। देखिए, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, यूं खींचता हूं, यूं, है ना? टेंसाइल फोर्स है, खिंचाओ। मैं यूं खींचता हूं, इसकी एक लिमिट होगी। मैंने खींचा, मैंने छोड़ा, वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। ओरिजिनल शेप पे क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? इलास्टिक है। अब इलास्टिक भी क्यों है? आगे चल के पढ़ोगे, क्रॉस लिंक्स होते हैं, इस वजह से ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेता है। ठीक है, तो सुनील सर ने मान लीजिए क्या किया, ये फोर्स लगाया, तो ये कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया। ये फोर्स जब तक लगा हुआ था, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ओरिजिनल शेप पे आ गया। तो ये जो चीज है, ये जो प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी कहलाती है इलास्टिसिटी। क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। कि भैया हमने क्या किया? फोर्स लगाया, छोड़ा, वापस ओरिजिनल शेप को रिट्रेस कर लिया, रिगेन कर लिया, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। बट एक लिमिट तक, ज्यादा करोगे टूट जाएगा। ज्यादा करोगे टूट जाएगा। क्लास 9th में आओगे, तुमको रिजिडिटी, टफनेस, हार्डनेस, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे तुमको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना वीक फोर्स होगा, जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके बीच में जितना वीक फोर्स होगा, जितना वीक फोर्स होगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये इंट्रा सुनील सर क्या होता है? थोड़ा आओगे 9वीं 10वीं में तो हम पढ़ाएंगे आपको। अभी हल्का हल्का आपको समझ में आ रहा होगा। एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। मोर इलास्टिसिटी, जितना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है भैया, उतनी इलास्टिसिटी आपकी घटती जाएगी। ऐसा नहीं बोला मैंने जीरो हो जाएगी, मैंने बोला घटती जाएगी, है ना। तो इलास्टोमर पॉलीमर का टाइप है, फाइबर भी पॉलीमर का टाइप है, प्लास्टिक भी पॉलीमर का टाइप है। सुनील सर मजा आ गया। अब डायग्राम बनाइए तो आपको आएगा समझ में। अब कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों के कि प्लास्टिक भी पॉलीमर है, फाइबर भी पॉलीमर है, इलास्टोमर भी पॉलीमर है। कहीं पढ़ा था क्या? ये नहीं पढ़ा था ना, आप पढ़ लिया। चलो आ जाओ। अब देखो, जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो एक बार में बनाएगा। पॉलीमर, ठीक, कैपिटल पी। प्लास्टिक और नेचुरल फाइबर्स उसके टाइप होंगे। वेन डायग्राम क्या होता है? हम सर्कल्स के फॉर्मेट में चीजों के बीच में रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं। सारे सर्कल्स के फॉर्मेट में हमने रिलेशनशिप ड्रॉ किया है। देखिए, एक एक करके मैं गलत प्रूव करता जाता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये बोल रहा है कि पॉलीमर, प्लास्टिक और फाइबर, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, ये कह रहा है कि फाइबर्स का टाइप है ये। क्या है? जितने भी प्लास्टिक्स हैं, ऑल प्लास्टिक्स, ध्यान से समझिए, ये कहना चाह रहा है कि सारे के सारे जो प्लास्टिक हैं वो आपके फाइबर्स के टाइप हैं, और पॉलीमर का उससे कोई रिलेशन नहीं है। गलत हो गया ना ये तो। पॉलीमर का कोई रिलेशन नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पे आइए। ये कह रहा है कि जो पॉलीमर है ये तो बड़ी कैटेगरी है, और प्लास्टिक्स ये, और नेचुरल फाइबर्स उसके टाइप है। इसका मतलब क्या है? ऑल नेचुरल फाइबर्स आर पॉलीमर्स बट ऑल पॉलीमर्स आर नॉट नेचुरल फाइबर्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्यों? सिर्फ इतना ही पार्ट तो आपका नेचुरल फाइबर होगा, पॉलीमर के तो और भी टाइप हैं भाई। पॉलीमर के प्लास्टिक्स भी ये टाइप हैं, इलास्टोमर्स भी टाइप हैं, और फाइबर्स में और भी टाइप हो सकते हैं भाई। सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक। तो ये बाकी का जो रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये अदर देन नेचुरल फाइबर्स होगा। सेम गोज विथ प्लास्टिक कि ऑल प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स
बट ऑल पॉलीमर्स आर नॉट प्लास्टिक। ये इतना बड़ा सर्कल पॉलीमर है, उसका इतना सा पार्ट ही आपका क्या है, ये नेचुरल फाइबर है। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर और ये प्लास्टिक है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा सुनील सर, क्या प्लास्टिक और फाइबर में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता? क्या प्लास्टिक और फाइबर्स में इंटरसेक्शन नहीं हो सकता? मतलब कोई पॉलीमर ऐसा, कोई फाइबर ऐसा नहीं जो प्लास्टिक की कैटेगरी में ना हो। बिल्कुल आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो आपके होते हैं, ध्यान से सुनिए, वो आप उनको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? सर आपने कुछ एग्जांपल ही नहीं दिए थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, अभी देता हूं। तो क्या ये इंटरसेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल भाई। नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है, वो थर्मोप्लास्टिक भी है, लेकिन नेचुरल फाइबर्स आपके प्लास्टिक नहीं कंसीडर होंगे। इसलिए ये वो इंसान समझ सकता है जिसका कंसेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो। मैंने डाला क्या था? नेचुरल फाइबर डाला था। ध्यान से देखेंगे टर्म को, नेचुरल फाइबर डाला था मैंने, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक का टाइप हो सकते हैं, तो यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब प्लास्टिक भी हो सकता है और फाइबर भी हो सकता है। ये एफ जो है सिंथेटिक फाइबर्स है। ये तो ऑटोमेटिकली ही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो सुनील सर एक बार आप बता दीजिए हमको, थर्मोप्लास्टिक्स के टाइप्स बता दीजिए, है ना? तो चलिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स दे देते हैं आपको। यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे आपने बोला पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पीवीसी, जो आपकी तारें होती है उनका जो इंसुलेशन होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया पॉलीथीन, है ना, एटसेट्रा, पॉलीस्टाइरीन वगैरह, ये सब क्या है आपके? थर्मोप्लास्टिक्स है। टेफ्लॉन के बारे में हम बात करेंगे, पीटीएफई के बारे में बात करेंगे, दे आर थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक्स या थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग का बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, क्या है? बेकेलाइट है हमारे पास, मेलामाइन है हमारे पास, ठीक है, एटसेट्रा। ये हमारे क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। तो आई होप मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर करवा पाया हूं। एक चीज का रीजन मुझे देना है, जिसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ओनली वंस। सुनील सर आप इसका रीजन देंगे? बिल्कुल दूंगा, 100% दूंगा। ये क्लास खत्म नहीं होगी जब तक आपके पास रीजन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। असर्शन बेकेलाइट इज हार्डर देन पॉलीथीन, रीजन बेकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। पढ़ा होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर आप लोगों ने। चलिए आइए देखते हैं। बेकेलाइट इज हार्डर देन पॉलीथीन, 100% ट्रू, हार्डर है। क्यों है बताऊंगा, पढ़ाऊंगा ना, अभी क्वेश्चन देंगे फिर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये भी सही है। देखिए असर्शन होता है एक स्टेटमेंट, रीजन भी होता है एक स्टेटमेंट, ये दोनों ट्रू है। अब कंडीशन है क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? तो ये इसका 100% करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि ये हार्डर होता है और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, इसीलिए ये हार्डर है। क्या मतलब है इसका, प्लीज बताइए हमें। सही है ये? आइए देखिए, अभी तक हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे पढ़ा? हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करेंगे, पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करेंगे। तो पॉलीमर्स मेरे प्यारे बच्चों लीनियर हो सकते हैं, ये आपका लीनियर है, ऐसी स्ट्रेट चेन सीधी। मोनोमर्स ऐसे, ये मोनोमर, 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 ऐसे सीधे 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 आपस में जुड़े हुए हैं। ब्रांच्ड हो सकते हैं भाई, ये एक मान लीजिए आपकी ऐसी सीधी चेन थी, इससे ये वाली क्या है, ये वाली ब्रांच निकल रही है, ये वाली ब्रांच निकल रही है, दैट इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। क्रॉस लिंक हो सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेट चेन, ये आपकी स्ट्रेट चेन, ये आपकी स्ट्रेट चेन, ये वाली, एक मिनट, उसके बाद क्रॉस लिंक, ये भी हो सकता है। तो क्रॉस लिंक का मतलब क्या है कि आपके लीनियर चेन्स होंगे और उनके बीच में आपके पास क्या है, क्रॉस लिंक्स हैं। समझ रहे हैं आप? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिए। लीनियर पॉलीमर क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीमर्स होते हैं। कैसे पॉलीमर्स होते हैं? हाई डेंसिटी, मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट बहुत ज्यादा है, हाई डेंसिटी है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल। ब्रांच्ड चेन का क्या होता है? लो डेंसिटी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा?
लो डेंसिटी पॉलीमर्स होते हैं। कैसे होते हैं? लो डेंसिटी पॉलीमर्स। एलडीपी जो आपका होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, वो आपका इसका एग्जांपल है। फिर बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड के, तो ये होते हैं हार्ड एंड ब्रिटल। क्या होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? बहुत लोग आपको क्लास 9 में बोलेंगे हार्ड जो है वो रिजिड है, जो रिजिड है वो हार्ड है, जो टफ है वो रिजिड है। अरे क्या चल रहा है भैया? हार्डनेस का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को घिसे, किसी चीज को काटें, किसी चीज को घिसे, किसी चीज को काटें, तो वो जो सब्सटेंस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि नहीं मैं तुझे नहीं काटने दूंगा, नहीं मैं तुझे नहीं घिसने दूंगा, वो आपकी हार्डनेस कहलाती है। एक आयरन चौक लीजिए, आयरन नेल लीजिए, चौक को आप इजीली घिस लेंगे, आयरन नेल को नहीं घिस पाएंगे। आयरन नेल इज रिलेटिवली हार्डर देन चौक। आयरन नेल और डायमंड को लीजिए तो डायमंड इज रिलेटिवली हार्डर देन आयरन। ऐसा होता है। ब्रिटल, इजीली टूट जाने वाले, चटक जाने वाले। तो आपका बेकेलाइट, एग्जांपल देता हूं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। चलिए यहां पर आप लिख ही लीजिए, जितने भी आपके थर्मोप्लास्टिक्स हैं, ऑल थर्मोप्लास्टिक्स आर लीनियर पॉलीमर्स एंड क्रॉस लिंक्ड में थर्मोसेट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया सुनील सर, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे? दे आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ठीक है। और यहां पर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? थर्मोप्लास्टिक्स, दे आर बेसिकली लीनियर पॉलीमर्स। तो आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है। तो अब सुनील सर थर्मोसेट्स जो हैं, थर्मोसेट्स जो हैं हार्ड एंड ब्रिटल है, थर्मोसेट्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर, ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये क्या है? बेकेलाइट क्या है? थर्मोसेट है भाई। और ये क्या है? पॉलीथीन। ये क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक है। क्या है ये? थर्मोप्लास्टिक। रिवाइज कराऊंगा फिर से देखना। और ये है थर्मोसेट्स। इस तरीके से किसी ने पढ़ाया क्या चैप्टर? तुम लोगों को नहीं पढ़ाया होगा। ये थर्मोसेट्स है, ये थर्मोप्लास्टिक है। और ये आपके हार्डर एंड ब्रिटल होते हैं, मतलब इजीली टूट भी जाएंगे और हार्ड भी बहुत होंगे। इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम में आता है आपका बेकेलाइट। ठीक है। एंड व्हाई इट इज हार्डर? बिकॉज इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये क्रॉस लिंक्स जो आपके पास अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस लिंक्स जो अवेलेबल हैं आपके पास, इस वजह से इट बिकम्स मोर हार्डर। ठीक है। और यही क्रॉस लिंक जो है, इस वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी भी डेवलप होती है। मतलब खींचोगे, ये क्रॉस लिंक्स की वजह से वापस ओरिजिनल शेप पे आने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ दीज क्रॉस लिंक्स इलास्टिक, बिकॉज ऑफ द क्रॉस लिंक्स इट इज इलास्टिक। ठीक है। ये क्रॉस लिंक क्या करती है? आपने फोर्स लगाया, क्रॉस लिंक की वजह से ओरिजिनल शेप पे आने की कोशिश करेगा। आपने इसको खींचा, ये क्रॉस लिंक्स इन चेन्स को वापस पास में लाने की कोशिश करेगी। दैट्स व्हाई दे आर इलास्टिक। अब बता दो ये मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में? मजा आ गया? तो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तुमने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स तुमने पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया। ये लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक्ड, ये सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं, सारे के सारे थर्मोसेट्स हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होंगे, लो डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जितना तुम एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना मैंने सारा तुमको कंटेंट दे दिया। मजा आ रहा है तो ताली बजा दो दिल से एक बार, यूं जोर से ताली बजाएंगे और वीडियो को पॉज करके थोड़ा पानी पिएंगे। आपके सुनील सर भी थोड़ा सा पानी पी लेंगे। पानी पीने से क्या होता है? फ्लूइड मीडियम बढ़ता है, ब्रेन ज्यादा तेज चलता है, तो ब्रेन को ही चलाना है। चलिए बच्चा लोग, आइए आगे की दौड़ पे चलेंगे जल्दी से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सुनील सर आपने बोला था आप बताएंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक ही बार क्यों चेंज कर सकते हैं, ओनली वंस ऑन हीटिंग। कभी बताया किसी ने? क्योंकि आपने पूछा ही नहीं, सामने वाला क्यों बताएगा? पूछा ही नहीं है ना। क्यूरियोसिटी तो आपके अंदर से आनी चाहिए। व्हाई, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस। आप जब तक नहीं पूछेंगे मजा नहीं आएगा प्यारे बच्चों। आपकी एज है बेटा, इस एज में जितना आप इम्बाइब कर सकते हैं इम्बाइब करिए। इम्बाइब मतलब एब्जॉर्ब करना, करिए। आइए प्यारे बच्चों, थर्मोसेट्स की बात करते हैं। प्यारे बच्चे मेरे दिल के सच्चे, एक ही बार में देखेंगे थर्मोसेट्स। जब आप इनको फर्स्ट टाइम हीट करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट हीटिंग, लेट सपोज आपने इनको फर्स्ट टाइम हीट किया, आपने इनको मेल्ट किया,
डिजायर्ड शेप में आप इनको, डिजायर्ड शेप में आपने इनको मोल्ड कर दिया, ठीक है ना। ये तो आपका नॉर्मल चीज हो गई। होगा क्या, जैसे ही आप इसको फर्स्ट हीट मारोगे, आफ्टर फर्स्ट हीटिंग क्रॉस लिंक्स डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, क्रॉस लिंक्स डेवलप। क्या डेवलप हो जाएंगे, क्रॉस लिंक्स डेवलप हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इनमें क्रॉस लिंक्स डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए आप इनको सेकंड टाइम क्या कर सकते हो, एक ही बार आप इनके शेप को चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। तो आई होप मैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाया हूंगा कि जो थर्मोसेट्स होते हैं, आप उनको एक बार हीट करके मेल्ट करेंगे, देन यू विल चेंज देम टू द डिजायर्ड शेप, जो भी आपको मोल्ड करना है करिए। मजे की बात यहां पर ये है, जो लॉजिक वाली बात है, कि यहां पर पहली हीट पे वो लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस लिंक्स डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप उनको सेकंड टाइम जब हीट करोगे नहीं कर पाओगे कि आप उनको डिजायर्ड शेप में लाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, बिकॉज दे डेवलप सम क्रॉस लिंक्स। ठीक है, क्लियर हो गया, मजा आ गया। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई। तो थर्मोसेट को थर्मोसेट कौन बनाता है, उनकी हीट। तो इसीलिए याद रखिए कि जिंदगी में जब आपका बुरा वक्त आ रहा है, जब बहुत आपको कोई चीज तपा रही है, तो आप बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। थर्मोसेट्स को आपने गर्म किया, उसके बाद उसने अपने नेचर को ऐसा बदला कि दुनिया कुछ नहीं कर पाई उसका, और ना ही कर पाओगे। खुद को बदल दिया ना उन्होंने। तो डोंट बी लाइक अ थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, बी लाइक अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आइए, क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, कंसेप्ट उड़ाता जाऊंगा, मतलब क्लियर करता जाऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन कहता है प्लास्टिक्स आर यूज्ड टू स्टोर केमिकल्स, केमिकल स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज डिस्कस्ड हियर। भाई, आप प्लास्टिक्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करते हैं, प्लास्टिक की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि यहां पे यूजफुल है, इसीलिए आप वो करते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या इसका कोई यूज है, मुझे पता है कि दिस इज ट्रू। देखिए, मैं लिखता जाता हूं, दिस इज ट्रू, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है वो कंडक्ट नहीं करेगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक इज अनरिएक्टिव, दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, विच प्रॉपर्टी इज बीइंग रिक्वायर्ड, अनरिएक्टिव होना चाहिए ना, ताकि जो केमिकल मैं भेजना चाह रहा हूं वैसा का वैसा ही पड़ा रहे। ऐसा थोड़ी मैग्नीशियम सल्फेट भेजा तो किसी से रिएक्ट कर लिया उसने, कुछ और ही बन गया, ऐसा तो नहीं चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई इट शुड बी अनरिएक्टिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इज अनरिएक्टिव। ये प्रॉपर्टियां यूज हो रही है, सब ट्रू है, लेकिन यूज ये हो रही है, इसकी यहां पे जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे को टीचर चाहिए कोई, मेरे पास 5 कैंडिडेट है, पांचों के पास नॉलेज तगड़ा है, सब कुछ तगड़ा है, लेकिन एक ही बंदा है जो बोलता अच्छा है, समझाता अच्छा है, तो टीचर वही बनेगा। वही कैरेक्टरिस्टिक मुझे चाहिए टीचर बनने के लिए। बाकी लोगों को मैं बोलूंगा कुछ और काम करिए आप। सेम प्लास्टिक की मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन यहां पर ये प्रॉपर्टी है, इस वजह से मैं केमिकल्स को स्टोर करने के लिए यूज कर रहा हूं। सिंपल एंड सरल, मजा आया, आगे चलेंगे। देखिए बेटा, पीपल प्रेफर टू यूज बकेट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, बकेट्स जो होते हैं प्लास्टिक के बने हुए यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आयरन। आपने देखा होगा पहले लोग लोहे की बाल्टी, हमारे घर में मैंने देखा था पहले लोहे की बाल्टी थी, इतनी भारी होती थी, लेके चलते थे, अरे दिमाग खराब हो जाता था। प्लास्टिक की बाल्टी बड़ी सही है, ऐसे उठा लो, छोटा बच्चा भी लेके लेके निकल जाता है ना। तो पहले क्या था, पहले आयरन की बाल्टी थी, लेकिन आजकल लोग प्लास्टिक की बाल्टियां यूज करना पसंद करते हैं। आप किसी को नहीं देखेंगे बोलेगा भैया जी लोहे की बाल्टी देना, या भैया जी हिंडोलियम की बाल्टी देना, भैया जी ड्यूरालेमिन की बाल्टी देना, कोई नहीं, बाल्टी लेंगे प्लास्टिक की। किसी को देखा है क्या आपने, नहीं देखा होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा, कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा क्यों होगा। कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे है जो डिस्कस नहीं हो रही है, मतलब बाकी सारी तो है लेकिन नहीं हो रही है। एक देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिक इज इकोनॉमिकल, बहुत बढ़िया। जैसे इमेजिन करिए, मैं आपको ये पहले केस बना के दिखाता हूं। मेरे पास ये 2 बाल्टी है, आपको बाल्टी में चाहिए क्या, ये आयरन की है, ये प्लास्टिक की है। मुझे बताओ, प्लास्टिक की बाल्टी पहली बात तो आयरन से सस्ती होगी, होगी कि नहीं होगी, 100% होगी, ये इकोनॉमिकल होगी। दूसरी बात,
प्लास्टिक लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? सर आपका आयरन क्या ड्यूरेबल नहीं है? आयरन इज नॉट ड्यूरेबल। क्यों? अगर आयरन के टर्म्स में बात करें, रस्टिंग हो जाता है ना, और बिकम्स वीक। समझिए इस बात को। जब रस्टिंग होता है आयरन का तो एक ब्रिटल सी, फ्लेकी, फ्लेकी मतलब चिपकने वाली नहीं, रस्ट जो लेयर होती है वो चिपकती नहीं है सरफेस से, वो गिरती जाती है। धीरे धीरे आयरन मेटल कम होता जाएगा, बिल्कुल कमजोर कर देगी बाल्टी को, एक दिन उसमें छेद हो जाएगा। जो रस्ट बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वो सरफेस पे चिपकता नहीं है, वो फ्लेकी होता है, नॉन स्टिकी होता है, वो गिरता जाएगा धीरे 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 धीरे, मेटल को कम कर देगा, एक दिन छेद हो जाएगा उसके अंदर। दैट इज नॉट ड्यूरेबल। प्लास्टिक की कभी होती है क्या रस्टिंग? प्लास्टिक के साथ कोरोजन होता है क्या? कोरोजन का टाइप है रस्टिंग, क्या प्लास्टिक के साथ होता है? नहीं होता। तो प्लास्टिक लाइट है, प्लास्टिक स्ट्रांग है, प्लास्टिक ड्यूरेबल है, लेकिन आयरन के साथ ये चीजें नहीं है। आयरन इज स्ट्रांग, बट इज आयरन लाइट एंड ड्यूरेबल? नो, आयरन इज नॉट लाइट एंड ड्यूरेबल। नॉट, नॉट, इट इज नॉट लाइट, इट इज नॉट ड्यूरेबल। ना तो ड्यूरेबल है ना ही लाइट है, स्ट्रांग है ना तो लाइट है ना ड्यूरेबल है, लेकिन वक्त के साथ रस्टिंग हो जाएगी तो वो स्ट्रांग भी नहीं रहेगा। प्लास्टिक इज अनरिएक्टिव, बहुत बढ़िया, ये अनरिएक्टिव है इसीलिए तो यूज कर रहे हैं भाई, पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। आयरन तो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पानी और ऑक्सीजन मिल गया तो भाई रस्ट बना दिया उसने। क्या प्लास्टिक ऐसा करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से लाइट स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल है। भाई लाइट तो है ही, वो स्ट्रांग भी रहेगा, और ड्यूरेबल क्यों रहेगा? बिकॉज अनरिएक्टिव है तो ड्यूरेबल रहेगा, और स्ट्रांग वो कंटिन्यूसली इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करके चलेगा, है ना। आयरन भी इनिशियली स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर रस्ट डेवलप हो जाएगी धीरे 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 वो कमजोर हो जाएगी बाल्टी। बचा क्या? प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। देखिए ये सही तो है, नॉट रिक्वायर्ड हियर, नॉट रिक्वायर्ड हियर। अब इसका मतलब क्या है सुनील सर? समझ में नहीं आया। एक मुझे बात बताओ, तुमको बाल्टी में पानी लेके आना है, बाल्टी में ऐसा थोड़ी कि पानी लेके आना और बीच में उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के लगाना है कि चलो बल्ब जलेगा। वो इंसुलेटर हो या नहीं हो, या वो कंडक्टर भी हो, मुझे से क्या फर्क पड़ता है? मेरा काम क्या होना चाहिए कि मेरी बाल्टी जो है वो सस्ती होनी चाहिए, मेरी बाल्टी स्ट्रांग होनी चाहिए, मेरी बाल्टी अनरिएक्टिव होनी चाहिए, मुझे यही कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। मेरी बाल्टी इंसुलेटर है, कंडक्टर है, क्या है, मुझे से क्या करना है? बाल्टी को इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा के थोड़ी मेरे को बल्ब जलाना है, नहीं ना, नहीं ना। तो ये प्रॉपर्टी भले ही सही है, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? उल्टा मैं दिमाग लगवा रहा हूं तुमसे, रिवर्स इंजीनियरिंग करवा रहा हूं। क्या जरूरत है इसकी? नहीं है। इसकी जरूरत है। इसको कहते हैं क्वेश्चन को बनाने का तरीका। मैंने तुम लोग को घुमा दिया प्यारे बच्चों, मजा आया? मजा आया? चलिए आगे। अब देखिए कुछ यूजेस मैं आपको याद करवा देता हूं, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपकी छूटेगी। बेकेलाइट के यूजेस, अच्छा बेकेलाइट और मेलामाइन आपके थर्मोसेट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है ना। क्या क्या काम में आते हैं भाई? इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने हैं, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने हैं। हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल क्यों बनाना है? मान लो आपका पैन जो है मेटेलिक है, हैंडल में मेटेलिक होगा तो तुम क्या उसको उतार के नीचे रख पाओगे? तो यहां पर जो मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी इंसुलेटर ऑफ हीट। इसीलिए तो यूज करते हैं। जो हैंडल्स होंगे वो बेकेलाइट के होते हैं, मेलामाइन के भी बन सकते हैं, किताब में नहीं लिखा पर मैं बताता हूं, मेलामाइन के भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो तुम पकड़ के हैंडल को हटाओगे। मान लो कि तुम्हारा हैंडल भी मेटल का होता, तुम हाथ जल जाता, अरे कहते अरे भाई हाथ जल गया, तो इसीलिए हम उसका लगाते हैं ताकि हम उसको उठा के रख सके, क्योंकि वो तो गर्म होगा ही नहीं। दूसरी बात, मेलामाइन सबसे बेस्ट फायर रिटार्डेंट है, बेस्ट फायर रिटार्डेंट, फायर रिटार्डेंट। तो फायर फाइटिंग सूट्स जो होते हैं, जो फायर फाइटर्स होते हैं ना आपके, वो फायर फाइटिंग सूट्स इनके मेलामाइन के बने हुए हैं। आपकी जो कुकिंग टाइल्स होती है वो इसकी बनी होती है ताकि आग ना लगे। ये बात आपको समझना बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारे यूजेस हमें समझ में आ गए। अब देखिए एक और बात करते हैं, टेरिलीन या इसको बोलते हैं डेक्रॉन या बोलते हैं पॉली इथाइलिन टेरेथिलेट, ठीक है। और बात करेंगे टेफ्लॉन जिसको हम बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्या ये नाम याद रख रहे हैं? अगर आप एनएसओ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर मैं ये चीजें पढ़ाता हूं, मैं आपके लिए शॉर्ट में सब चीजें ले आऊंगा, अभी एनसीईआरटी लेवल पे नहीं जरूरत है। सो टेरिलीन का अनदर नेम क्या है? डेक्रॉन।
या फिर पॉली इथाइलिन टेराथिलेट, टेफ्लॉन या फिर पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। तो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स बनाने के काम में आता है, ये आपकी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स और यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है। मजे की बात क्या है सुनील सर? मजे की बात यह है कि ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों आपके थर्मो प्लास्टिक्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये थर्मोसेट्स, थर्मोप्लास्टिक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी भी कुछ बच रहा है? बहुत कुछ बच रहा है। आइए 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 आइए, क्या सर प्लास्टिक्स का कुछ इंपैक्ट होता है क्या हमारे एनवायरनमेंट पे, या हम पे कुछ इंपैक्ट होता है क्या? देखिए, आइए देखते हैं। सबसे पहला, किलिंग ऑफ एनिमल्स। जानवरों के लिए जानलेवा है, उनको मार देती है। जैसे आपकी गैया माता जो है ना, ये आपके प्लास्टिक को क्या करती है, इंजेस्ट करती है ना। जैसे ही खा लेती है तो क्या ये डाइजेस्ट कर पाती है? ये डाइजेस्ट नहीं कर पाती, नॉट एबल टू डाइजेस्ट। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये इनकी बॉडी पार्ट्स को क्या कर देता है, डिजेशन वगैरह को, सब चीजों को क्या कर देता है, चोक कर देता है। क्या कर देता है? चोक कर देता है। इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो ये लोग क्या कर लेते हैं भाई, प्लास्टिक की थैली वगैरह खा लेते हैं, या प्लास्टिक की चीजें आप लोग जो फेंकते हैं, कूड़ा करकट, ये लोग निकल जाते हैं, गटक जाते हैं, इसको डाइजेस्ट तो कर नहीं पाते, बर्बाद हो जाते हैं। आगे चलते हैं। पल्यूट्स द फूड चेन। अब देखिए, ये फूड चेन को भी क्या है, जो आपके माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, ये वाटर में इंट्रोड्यूस होते हैं। इसको बेसिकली फिश खाती है और फिश को आप खाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये फिर आपका कैंसर का कारण बनती है। क्या बनती है? कैंसर का कारण बनती है। तो ये इंसानों के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, खराब है। ठीक है, जानवरों को तो मार ही रही है, फूड चेन के अंदर, यानी सिक्वेंशियल ईटिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज अ फूड चेन। जैसे घास है, उसको ग्रास हॉपर ने खाया, उसको फ्रॉग ने खाया, फिर उसको स्नेक ने खाया, फिर उसको ईगल ने खाया, ये फूड चेन होती है। उसमें ये एंटर कर जाती है और हमारे लिए भी हानिकारक है, ये हमें कैंसर दे सकती है। उसके बाद हम बात करें कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये पुट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, जो आपका डिकम्पोजर्स हैं, ये उसको शॉर्टर फॉर्म में या सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ पाते। कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, कांट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म। ये सिंपलर फॉर्म में नहीं टूट पाते, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगली चीज पे बात करेंगे हम लोग, क्लॉग्ड ड्रेन्स, यानी नालियों को जमा देते हैं। ये नालियां जो आपकी है ना, ड्रेन्स, इनको ये लोग क्या कर देते हैं, क्लॉग कर देते हैं, मतलब उसको जम जाता है वहां पे कचरा, तो पानी वगैरह जो है वो नहीं निकल पाता। क्लॉग्ड ड्रेन होने से होगा क्या, ये क्या करेगा, दिस अट्रैक्ट्स वेक्टर्स। नाउ व्हाट आर वेक्टर्स? देखो बेटा, वेक्टर्स आपके होते हैं मच्छर और मक्खियां, अट्रैक्ट्स वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स क्या है सुनील सर? वेक्टर्स आपके हो सकते हैं मॉस्किटो एंड फ्लाइज एटसेट्रा। ये सारे के सारे फिर आपके बीमारी फैलाने के लिए आ जाते हैं, मस्त आ जाएंगे वहां से, आपको वहां से गंदगी लेंगे, आपको काटेंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करवा देंगे। ठीक है ना, तो ये वेक्टर्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे फिर आपको बीमारियां फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो हार्मफुल इंपैक्ट इज किलिंग ऑफ एनिमल्स, पॉल्यूट्स द फूड चेन, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड क्लॉग ड्रेन्स। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये जिस सॉइल में अगर आपने डाला है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। बिकॉज जितना भी ऑर्गेनिक चीजें हैं या जितने भी डिकम्पोजर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, कर तो पाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे। तो ये फर्टिलिटी को भी डेड कर देता है एक तरीके से। क्लॉग्ड ड्रेन्स, नालियों को जमा मतलब एक तरीके से रोक देता है ना, तो चीज़ों का फ्लो नहीं हो पाता। उस वजह से वो जो मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर आपके खाने पे आएंगे, आपको काट लेंगे, है ना, ब्लड स्ट्रीम में वो सब चीज़ों को पहुंचा देंगे, तो बीमारियां फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 है, व्हाई डू वी फॉल इल, तब वहां पर आपको ये चीजें जानने के लिए बहुत डिटेल में मिलने वाली है। आइए बच्चा, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। सबसे पहला 5R प्रिंसिपल। अब ये 5R प्रिंसिपल क्या है सुनील सर? हमारी क्लास में तो 3R है, मैं आपको 5R प्रिंसिपल बता देता हूं, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो होता है रिसाइकिल होता है। क्या होता है बेटा? रिसाइकिल। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल है, ठीक है,
मैं कोल्ड ड्रिंक दुकान पे गया, कोल्ड ड्रिंक ली मैंने, कोल्ड ड्रिंक को मैंने मस्त खोला, कोल्ड ड्रिंक को मैं गटक 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 पी गया, बॉटल हो गई मेरी खाली। अब मैंने कहा क्या करूं मैं बॉटल का, मैंने क्या किया, मैं गया मस्त घर पे, इसको मैंने बढ़िया से क्या किया, एकदम बढ़िया से ऐसे काट के और ऐसे मस्त सा ऐसे गुलदस्ता बना दिया, ठीक है। और उस गुलदस्ते में ऐसे क्या थे, मस्त फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है ना। या मान लीजिए मैंने कोई पेन स्टैंड बना दिया, उसमें सारे पेन मैंने रख दिए इस तरीके से, कुछ भी बना दिया मैंने, मान लीजिए ना, उसको ऐसे बीच में से काटा, थोड़ा सजाया वजाया चीजें करी और मैंने उसको कर दिया। तो यहां पर मैंने कौन सी एनर्जी लगाई, मैंने चीजों को काटा, मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया मैंने। स्पेसिफिकली जाएंगे तो मसल एनर्जी, बट हम यहां पे टर्म यूज कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। या सिर्फ आप इतना ले सकते हैं कि आप एनर्जी को ना स्पेसिफाई करके आप कह दें एनर्जी का इनपुट दिया आपने। क्या किया बेटा, एनर्जी का इनपुट दिया, किसी और चीज को बनाया, एंड देन आप उसको अब यूज करेंगे फॉर अ डिफरेंट पर्पस, फॉर अ डिफरेंट पर्पस। अब इसका मतलब क्या है सुनील सर, समझ में तो आया नहीं, समझा दीजिए। रिसाइकल में याद रखिए आप हमेशा कि एनर्जी का इनपुट देके आप कुछ और बनाएंगे और उसका कुछ और ही पर्पस होगा यूज करने का। जैसे बहुत लोग रिसाइकिल करके पेपर को बनाते हैं, है ना, तो वहां पर आपके पास इनपुट कुछ और था, आपने चीजों के बाद इनपुट मतलब आपने एनर्जी कुछ और लगाई, कोई चीज आई, आपने एनर्जी लगाई, आपने कुछ और बनाया, अब आप उसको किसी और तरीके से यूज कर रहे हैं। मेरे पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, मैंने उसको बढ़िया से काटा, चेंज किया, एनर्जी इनपुट लगाया, इसको एक तरीके से मैंने पेन स्टैंड बना दिया, अब मैं इसको एक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं। रिसाइकिल। रिकवर का मतलब क्या होता है सुनील सर, देखिए बेटा रिकवर का मतलब क्या होता है, ये आपके पास एक फोन है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका फोन जो है, ये जो आपके पास फोन है नॉट वर्किंग, ध्यान से सुनिएगा, फोन जो है दैट इज नॉट वर्किंग, लेकिन जो कैमरा है वो वर्किंग स्टेटस पे। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपका जो फोन है दैट इज नॉट वर्किंग, बट आपका जो कैमरा है वो बेसिकली क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो उस कैमरा को आपने क्या कर लिया, फेच एंड यूज इट समवेयर एल्स। तो आपने इसको निकाला और अब आप इसको कहीं और यूज करने लगेंगे। ये बेसिकली आपका रिकवर प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल्स की साथ में ही बात करेंगे, एक ही केस लूंगा, उसमें बाकी के सारे प्रिंसिपल्स आपको समझा दूंगा। प्रिंसिपल नंबर ए, प्रिंसिपल नंबर बी, प्रिंसिपल नंबर सी, प्रिंसिपल नंबर डी और ई, जिसको आप 1 2 3 4 5 भी कह सकते हैं। तो 5 प्रिंसिपल आपके पास हो जाएंगे। रिसाइकल समझ में आ गया, रिकवर आ गया, रिड्यूस, रिफ्यूज और रीयूज। ध्यान से समझिएगा, मैं एक दुकान पे जाता हूं, मैं एक दुकान पे दूध लेने के लिए जाता हूं, तो मैं आज दुकान पे दूध लेने के लिए गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं दुकान पे गया तो उन अंकल ने मुझे बोला कि बेटा ये दूध हो गया। मैंने कहा अंकल मैं थैली लाना भूल गया, आप मुझे थैली दे दीजिए। अंकल ने एक थैली दी प्लास्टिक की, उसमें 5 दूध की थैलियां डाल दी और मैं उसको घर पे लेके आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे यही दूध की थैली, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डे मैंने वही थैली यूज करी, सेकंड डे भी मैं वही थैली लेके गया, थर्ड डे भी मैं वही थैली लेके गया, ठीक है। मैं सेम थैली को बार बार लेकर जा रहा हूं, दैट इज मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज यार ये हो गई आपकी चीज रीयूज। अब ये हाई यूटिलिटी चीजों पे नहीं होता, लो यूटिलिटी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ रीयूज। अब जैसे आप बोलोगे सर मैं फोन तो एक ही चलाता हूँ रोज, अरे बेटा वो तो आपने पैसे दिए ना, मान लो कि बहुत कम आपको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको फेंक देते हैं, नया ले लेंगे कर लेंगे, वैसा मत करो। अब ये जो थैली आपने क्या करोगे, बहुत लोग करेंगे वो थैली आके फेंक देंगे, अगले दिन फिर जाएंगे भैया एक थैली और देना, भैया एक थैली और देना, भैया एक थैली और देना, ऐसे इतने सारे लोग करेंगे, सारी थैलियां मार्केट से निकलेगी, फिर और मंगाएगा, फिर और जाएगी, फिर और मंगाएगा, फिर और जाएगी। आप क्या कर रहे हो, प्लास्टिक का यूज बढ़ा रहे हो। तो आप एक ही चीज को रीयूज करिए। रीयूज करने से होगा क्या, ये रिड्यूस हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन रीयूज। आपका जो रिड्यूस प्रिंसिपल है, डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ एन एंटिटी, डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ एन एंटिटी, मतलब आप उसके कंजम्पशन को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कंजम्पशन। तो ये रिड्यूस आप कब करोगे, आप रिड्यूस तब करोगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं आप थैली मत लो, आप हाथ में लेके आओ, आप रिड्यूस करो कंजम्पशन। कैसे करोगे, चीजों को रीयूज करके।
तो रिड्यूस डिपेंड्स ऑन रीयूज। अगर आप एक ही चीज को बार बार रीयूज कर रहे हो मतलब आप उसके कंजम्पशन को घटा ही रहे हो ना भाई। वरना एक दिन में गया एक थैली ली, दूसरे दिन गया दूसरी थैली ली, तीसरे दिन गया तीसरी थैली ली, चौथे दिन गया चौथी थैली ली, मैं कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं। आपको कंजम्पशन को घटाना है, आप दुकान पे जाइए, आप उनको बोलिए आपने थैली दी है, अगले दिन फिर वही थैली आई, अगले दिन वही थैली आई, अगले दिन वही थैली आई। आप कंजम्पशन को घटा रहे हैं बाय रीयूजिंग। व्हाट इज रिफ्यूज? से नो टू प्लास्टिक बैग, से नो टू प्लास्टिक बैग। अब आपको लग रहा है कि सुनील सर मुझे एक बात बताइए, मैं प्लास्टिक लूं ही क्यों? बिल्कुल अच्छी बात है, कपड़े की थैली घर से लेके जाओ। प्लास्टिक बोले भैया मैं प्लास्टिक थैली, भैया मैं लूंगा ही नहीं, मैं अपने देश के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मेरे देश का कानून कहता है प्लास्टिक यूज नहीं करना है, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, मैं यूज नहीं करूंगा। डायरेक्टली ना कर देना। और इतना नहीं हो रहा तो रीयूज करके रिड्यूस कर लो, इतना कर लो। ये नहीं हो पा रहा तो ये कर लो भाई। हर इंसान अलग 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 तरीके का है ना। रहीमन तेरे देश में भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के लोग क्या करेंगे? रीयूज करके रिड्यूस कर लेंगे। रिफ्यूज नहीं करना भाई, ना नहीं कर सकते तो कम से कम रीयूज करके रिड्यूस ही मार लो यार भाई, इतना तो कर लो, जीवन तुम्हारा है। ठीक है, तो ये 5R प्रिंसिपल को अगर हम यूज करते हैं तो हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का एक किरदार को हम निभाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम शो करते हैं सोसाइटी की तरफ। वो करिए अपनी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ा लिखा इंसान इन चीजों को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चा लोग आज की क्लास में इतना ही। आई होप मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में कवर करवाया होऊंगा। ठीक है, मैंने करवाया भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए, एक एनसीईआरटी का बहुत डिफरेंट लेवल का पर्सपेक्टिव मैंने आपको दिया है। तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइए, और मैं इसी तरीके से बहुत सारे भौकाली और खतरनाक कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय फिजिक्स वाला।